छत्तीसगढ़ बोर्ड में पढ़ने वाले 10वीं कक्षा के हमारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम जीवों के विकास पर प्रकाश डालेंगे। जीवों का विकास। बच्चों, आपने सुना होगा पृथ्वी पर कई प्रजातियां हैं, कई प्रजातियां विलुप्त हो चुके हैं। कई प्रजातियां ऐसे हैं जिनके ऊपर काफ़ी रोचक किस्से सुनाई देते हैं। हजारों और लाखों संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ जीवों से हम परिचित हैं, कुछ के बारे में सिर्फ सुना है। कुछ ऐसे जीव हैं जो लुप्त हो गए हैं, उनके अवशेष या जीवाश्म से उनके होने की पुष्टि होता है। अवशेष क्या है? क्या अवशेष वो है कि जो अभी अब है नहीं अस्तित्व में, लेकिन उसके बारे में हम कुछ चीज़ें देखते हैं। जीवाश्म ऐसी चीज़ें हैं जो पत्थर के स्वरूप में बदल चुके हैं। इन्हीं में से एक है डायनासोर। डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा। विश्व में ही नहीं, हमारे देश में भी कई जगह इनके अवशेष समय समय पर मिले हैं, जैसा कि जबलपुर के पास लमेटा घाट में, नर्मदा घाटी में कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा है। हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे और पृथ्वी का लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन जानवरों का राज था। एक छोटे से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का, तो बड़ा से बड़ा डायनासोर 40 मीटर का था। इनमें कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी, कोई 2 पैर पर चलने वाला तो कोई 4 पैर पर, कोई उड़ने वाला। आप चित्र में इसे देख सकते हैं। डायनासोर के पास में और उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिनमें से कुछ के शैवाल, फर्न, मांस, साइको, किंगो आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। यह नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी थे और तिलचट्टा भी थे। आप सब जानते हैं, आपके सभी घरों में चूहे और तिलचट्टा होते हैं। तो आप इनसे फर्न, शैवाल और मांस लगभग आप गाँवों के तालाबों में, नदियों में, कहीं जहाँ पानी जमा होते इकट्ठे होते हैं, आप वहाँ इसको अभी भी देख सकते हैं। डायनासोर के खत्म होते होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों का कुछ प्रजातियां पाई जाती है, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते हैं। आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां जैसे मनुष्य और हाथी जो डायनासोर के युग में नहीं थे। जरा सोचिए, ऐसा क्या हुआ होगा कि कैसे कैसे नए जीव बने या नए जीवों में परिवर्तन हुआ होगा। जीवों के विकास में आवास और उनका प्रभाव। बच्चों, आप पिछली कक्षा में प्राकृतिक आवास के अध्याय से जाना था कि किसी भी जीवों को आवास में उनकी बुनियादी ज़रूरत की पूर्ति होती है, जैसे भोजन, प्रजनन और सुरक्षा। ये बुनियादी ज़रूरत है। भोजन यदि मिल जाए तो कोई अपना बेवजह क्यों परेशान होंगे, और वैसे ही यदि उसे सुरक्षा मिल जाए और वंश वृद्धि के लिए, प्रजनन करने के लिए अन्य जीव, उन्हीं के जीव जैसे वहाँ प्रजाति उपलब्ध हो। आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। हम यह देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है तो कुछ की तेज़ी से घट रही है। हमारे देश में बाघों की संख्या भी इतनी कम हो चुकी है कि अब नए बाघों को विलुप्ति से बचाने के लिए अब नए नए प्रोजेक्ट सरकार ला रही है। क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों में संख्या पर कोई असर पड़ा है? बिल्कुल। यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? इस प्रकार के जीवों का आवास और संसाधन उनकी उत्पत्ति, विलुप्ति या बदलाव का एक कारण हो सकता है। जैसे बाघ सिर्फ मांसाहारी है, जंगलों में रहते हैं, आखेट करते हैं, शिकार करते हैं और अन्य जीव जंतु उसके आहार हो जाते हैं। मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ बाघों को खतरा होने लगा। आबादी बढ़ने लगे, गांव शहर तेज़ी से बढ़ने लगे और जंगल कम होने लगे, जिसके कारण बाघों की संख्या निरंतर नीचे होते गए और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधार पर भी उनकी परेशानियां बढ़ती गई। क्या आप ग्राफ देख करके बताएंगे कि क्या खाद्य संसाधन और वृद्धि दर की एक समान है? इनमें से किसके बढ़ने की दर ज़्यादा तेज है? अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि का आप देखते हैं ग्राफ में बहुत ज़्यादा ग्राफ ऊपर हो रहा है, जबकि खाद्य संसाधन का उतनी ऊपर नहीं हो रहा है। बच्चों, आप देखते हैं वैज्ञानिकों का मानना है कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व व लड़ाई से कुछ जीव मर जाएंगे जबकि कुछ बच जाएंगे। क्या जो जीव बच जाते हैं उनमें से कुछ विशेषताएं होती हैं? क्या जीवों की प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है? क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा? कई वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे थे। साथ ही उनके आगे कई सवाल थे, जैसे प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? क्या सभी जीव पृथ्वी पर उनके वर्तमान रूप में ही कहीं से डाल दिए गए हैं, या प्रकृति में जो जीव बच जाते हैं उनके बदलाव आता है या विलुप्त हो जाते हैं? जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है
और इन्हीं कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। इसी समय के कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिकों में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपने व्यापक अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिए। आइए हम डार्विन के अध्ययन व अनुभव को समझें। बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। बचपन से ही डार्विन प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि के संबंध में रुचि रखते थे और अपने आसपास से इनके विषय में जानकारी जुटाने में लगे रहते थे, जिन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता एवं उस प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन किए, उसके वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन आया। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि वह किन किन देशों में और कहाँ कहाँ उन्होंने अध्ययन किया, बीगल के किस तरह से यात्राएं रही। इसमें जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है, यह बीगल की यात्रा है। सन 1831 में डार्विन को इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर करने का मौका मिला। डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में HMS बीगल नामक जहाज़ में अन्वेषी यात्रा करनी थी, जिनसे नक्शा तैयार करना, इलाकों में खनिज संपदा और जैव विविधता का अध्ययन इत्यादि करना था। जहाज़ में रहने, अध्ययन करने के कक्षा के अलावा एक अच्छा पुस्तकालय भी था। बीगल का सफ़र 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 में ख़त्म हुआ। डार्विन के अवलोकन। बीगल के सफ़र के दौरान डार्विन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन इस प्रकार हैं, जिनसे उन्हें जीवों के विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने में मदद मिली। सफ़र के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया, तो उसमें कई प्रकार के जीव दिखे और वे चकित रह गए। यहाँ पर उन्हें खाने की अद्भुत खाद्य श्रृंखला नजर आई। ऐसा ही उन्हें अमेरिका के जंगलों में, पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों के बीच में दिखाई दिया, जिनके मन में आता रहा हर तरफ संघर्ष है। उनके मन में आता रहा कि हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो, जो बच सकता है वही बचा रहा। शायद भौगोलिक ज़रूरत के अनुसार जो ढल गया वह जीव बच जाता है। उष्णकटिबंधीय जंगलों के विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया था। दक्षिण की अमेरिका पहाड़ों के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टानें मिली जिससे समुद्री जीव के जीवाश्म मिले। साथ ही उन्हें एक ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर तक ऊंचाई हो गई थी। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा था कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ जा सकता है। रेतीले समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंची चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन यह अनुमान लगा पाए कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। विशालकाय, विलुप्त स्तनधारी सरीसृपों इत्यादि के जीवाश्मों से उन्हें पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में विभिन्नता साथ साथ समानताएँ भी हैं, अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। क्या आप जानते हैं 1938 में अफ्रीकी तट के किनारे जब मछुआरों ने एक मछली जैसा जीव पकड़ा तब तहलका मच गया, क्योंकि तब तक यह मान्यता था कि डायनासोर के साथ ही वे विलुप्त हो गए हैं। इसे सिलकैंथ नाम दिया। इसमें कुछ विशेषताएं उभयचरों की थी और कुछ मछलियों की। इस समय यह माना गया कि इसका विकास रुक गया है, अतः इसे लंबे समय तक जीवित जीवाश्म कहा गया। परंतु अब हम जान गए हैं कि इनके विकास की प्रक्रिया अभी भी हो रही है, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं होगा। गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर नामक देश के पास स्थित गलापागोस टापुओं पर जब बीगल पहुंचा तो डार्विन को व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। टापुओं के इस समूह में कई छोटे बड़े टापू हैं जो ज्वालामुखी लावा से बने हैं। गलापागोस के टापुओं के कैक्टस तथा अन्य पौधे, छिपकलियाँ, पक्षी, कछुए, वर्मी, आर्माडिल्लो आदि का डार्विन ने अध्ययन किया। चित्र आप 5 में देख सकते हैं। बीगल का सफ़र आगे बढ़ा तब उन्हें और कई प्रकार की भू आकृतियाँ, विविध प्रकार के जीव और उनके आवास के बारे में अध्ययन करने का मौका मिला। उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ तथा बीगल के पूरे सफ़र के दौरान जीवों के रंग, आकार, भोजन, आवास आदि संबंधी कई तथ्यों व प्रमाणों को जुटाया, उनका सूक्ष्म अवलोकन किया एवं तर्क के आधार पर कई बातों को समझने की कोशिश की। विविधता, तथ्य और प्रमाण। गलापागोस में डार्विन को तथ्य के रूप में आई कई प्रकार के जीवाश्म मिले। यहाँ के वर्मी
का जीवाश्म यहाँ दर्शा रहा था कि पूर्व के वर्मी काफ़ी बड़े थे, जबकि उस समय डार्विन ने जिन वर्मियों का अध्ययन किया वे आकार में छोटे थे। उनके मन में यह बात आई कि समय के साथ वर्मियों में बदलाव आया। जीवाश्मों के अध्ययन से हम क्या पता लगा सकते हैं? डार्विन ने कई प्रकार के जीवों के जीवाश्म जैसे घोंघे, सरीसृप, स्तनधारियों के अध्ययन में बताया कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों से आपसी संबंध दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। हम जीवाश्म से क्या पता लगाते हैं कि यह साथ साथ वर्तमान में चलने वाले जीवों की आपसी संबंध के दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। गलापागोस की फिंच जाति के पक्षियों के अध्ययन करते समय डार्विन कुछ और तथ्यों के बारे में विचार करने लगे। फिंच हमारे देश की गौरैया की जाति से मिलते जुलते हैं। गलापागोस में डार्विन के लगभग 15 अलग तरह के फिंच का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वैसे तो सारे फिंच एक जैसे हैं, मगर अलग अलग टापुओं पर मिलने वाले फिंच थोड़े अलग थे। खासकर इनकी चोंच और पंख के रंग में बहुतायत अंतर नजर आया। उसने देखा कि चोंच और नापा तो आश्चर्यचकित हुए कि उनकी चोंच में इतनी विविधता कैसे है। उन्होंने देखा कि अलग अलग चोंच वाले फिंच का भोजन भी अलग अलग था। कुछ बीज खाते तो कुछ फल, कोई कीड़े खाते तो कोई फूल, अलग अलग चोंच, अलग अलग उनका आहार। गलापागोस के टापुओं से किसी टापू पर कीड़े थे तो कहीं ऐसे पौधे जिनके बीज कठोर आवरण वाले थे तो कहीं नरम फल वाले थे पौधे भी थे। जितनी विविधता चोंच में थी उतनी विविधता खाद्य संसाधन की उपलब्धता में भी दिखाई दिया। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जहाँ जिस तरह से खाद्य पदार्थ की विभिन्नता थी वहाँ उसी प्रकार के अलग अलग विविधता वाले जीव जंतु वहाँ पाए गए, जबकि वही प्रजाति का जीव अलग अलग चोंच वाले भी पाए गए। डार्विन का मानना था कि यह फिंच इक्वेडोर, आप चित्र 3 में देख सकते हैं, उड़कर गलापागोस पहुँचे होंगे और फिर अलग अलग टापुओं में अलग अलग परिवेश में जीने लगे। यह इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि फिंच की प्रजाति भी विविधताएं थी। एक जैसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फिंचों की चोंच की विविधताएं सजातीय लक्षण था और डार्विन ने इसे एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना। डार्विन ने क्या प्रमाण माना विकास के लिए? कि विविधताएं सजातीय लक्षण, और डार्विन ने एक इसे महत्वपूर्ण प्रमाण मान लिया। सजातीय लक्षण क्या है? आइए इस अवलोकन का क्रियाकलाप से करें, पहले पौधों में फिर जंतुओं में। क्रियाकलाप 1, सजातीय लक्षणों का अवलोकन। आपने कई प्रकार के तने देखे हैं। नीचे कुछ चित्र दिए हैं। चित्र 8A में इनके बारे में अपने साथियों के साथ चर्चा करके अलग अलग प्रकार के तने वाले पौधे का कार्य लिखिए। आप देख सकते हैं कि तना और मूल वाला एक पौधा है, प्रतान वाली दूसरी पौधा है, कलिका तना जो स्वरूप बदल चुका है, राइजोम का अलग पौधा है और कांटेदार वाले एक अलग पौधे हैं। आप अलग अलग पौधे को चर्चा कीजिए और चर्चा करके आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। दिए गए चित्रों से स्पष्ट है कि प्रतान यानी कद्दू, झुमुक लता, कांटे माने नींबू तथा कंद माने आलू, इन सभी की उत्पत्ति तने की कलिका से हुई है, पर इनके कार्य अलग अलग हैं। इस प्रकार हम पौधे की पत्तियों में भी सजातीय लक्षण देख सकते हैं। पक्षी अब देख लीजिए, डॉल्फिन, कुत्ता, मनुष्य, छछूंदर, भेड़, सील, तैरना, चमगादड़ का उड़ना। चित्र 8B में आपने देखा कि पक्षी में चमगादड़ के पंख, डॉल्फिन व सील के पंख, भेड़ व कुत्ते की अगली टांग, मनुष्य का और छछूंदर के अग्रपादों को देखा। ये सभी उत्पत्ति व रचना की दृष्टि से समानता प्रदर्शित करते हैं। इनकी अग्र टांगों की अगली हड्डियाँ ह्यूमरस हैं एवं इसके साथ जुड़ी हड्डियाँ रेडियस और अल्ना है, रेडियस और अल्ना है, अर्थात इनकी संरचना एक जैसी है, यानी इनके पूर्वज एक से थे। क्या इन सभी के कार्य एक हैं? यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ होगा? कुछ अन्य लक्षण जैसे तितलियों और पक्षियों के पंखों का कार्य समान है, पर उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। एक तरफ जहाँ पक्षी का पंख उसके अग्र टांग से बना है, वही तितलियों का पंख उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से त्वचा से बना है। इस प्रकार के लक्षणों को समवृत्ति लक्षण कहा जाता है, जो यह दर्शाते हैं कि इनके पूर्वज अलग अलग थे। अर्थात सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसे जबकि कार्य अलग है, और समवृत्ति लक्षणों से उत्पत्ति अलग अलग है पर कार्य एक जैसे हैं। बच्चों, चयन और विकास। बीगल का सफ़र खत्म हुआ तो डार्विन इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे। उनके दिमाग में उन दिनों चल रहे कृत्रिम चयन यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छानुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधों के
अलग अलग प्रजाति तैयार किए जाने की बात थी। उनके मन में यह विचार आया कि अगर मनुष्य कई नई प्रजाति तैयार कर सकता है तो क्या प्रकृति में दिखने वाले इतने विविध जीव प्रकृति में निरंतर होने वाली किसी चयन प्रक्रिया का नतीजा है। मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। डार्विन ने इसी के आधार पर सुझाया कि प्राकृतिक चयन यानी प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को समझने के लिए हम पृष्ठ क्रमांक 341 में इस अध्याय संबंधी परियोजना कार्य को जरूर करें। परियोजना कार्य से प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के बारे में हमारी क्या समझ बनती है? क्या प्राकृतिक चयन कृत्रिम चयन जैसी कोई और सोची समझी संपादन की प्रक्रिया है? आप क्रियाकलाप 2 में देख सकते हैं, मूली का खेती है, बाढ़ से कुछ पौधों का वह बह जाना है। मूली के खेत का बाढ़ का प्रभाव देख सकते हैं। मूली के खेत में बचे पौधे हैं। आप इनका गौर से अध्ययन कीजिए और कल्पना कीजिए कि बाढ़ में कितने हमारे इस तरह की चीज़ें बह जाती है और एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और कुछ चीज़ें बच जाती है। क्या आप जानते हैं यह कृत्रिम चयन का ही नतीजा है कि आज धान, गेहूँ इत्यादि की हजारों किस्में पाई जाती हैं। सब्जियों में भी कई किस्में और प्रजातियां मनुष्य द्वारा चयन का नतीजा है। सरसों की प्रजाति मनुष्य द्वारा सब्जी के खाए जाने वाले भाग, नवगोल तना, मूली जड़, ब्राकली पुष्पकलिका तना, सरसों पार्श्वकर्ण कलिका, पत्ता गोभी पर्णकलिका, फूल गोभी पुष्पकलिका इत्यादि ढेर सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। बच्चों, डार्विन की बीगल यात्रा के लगभग 20 साल बाद एक और वैज्ञानिक इंग्लैंड से अमेरिका तथा एशियाई द्वीपों पर बीगल जैसे खोजी यात्रा से निकले थे। यह अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे। मुख्य रूप से तितलियों और कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया और डार्विन जैसे निष्कर्ष पर पहुंचे। सुझाया कि प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से उत्पन्न होती हैं। इसका सिद्धांत गहन अध्ययन, कई जीवों के अवलोकन एवं कई प्रमाण जुटाने के पश्चात डार्विन और वेलेस मिलकर इस नतीजे पर पहुँचे कि जीवों की विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनकी जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। कोई कम जीता है तो कोई ज़्यादा, किसी की कम संतानें होती है तो किसी की ज़्यादा। जिनकी जीने की क्षमता ज़्यादा होती है वही परिवेश में ढलकर जीते हैं। विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई, इसीलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि डार्विन का बनाया चित्र विकास का शाखित पेड़। किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नता होती है। उनमें से कुछ भिन्नताएं ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। आप फिंचों की वंशावली का शाखित पेड़ या चित्र के माध्यम से आप भली भांति देख सकते हैं। हर प्राणी विशेष का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनमें कुछ खास विभिन्नताएं होती है। एक प्रजाति में यह विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है तो धीरे धीरे संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न होती रहती है और एक नई प्रजाति का रूप ले लेती है। प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाली ऐसी कुछ विभिन्नताओं से होता है और किसी परिस्थिति में ये लाभदायक सिद्ध होते हैं। लाभदायक भिन्नताओं के वाली विविध प्रजातियों किसी आवास में पनपने लगती है और समय के साथ इन प्रजातियों की आबादी में वृद्धि होती रहती है, जो पहले से उपस्थित प्रजातियों की आबादी को प्रभावित करता है। उस आवास में जीने के लिए ज़्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी स्थान लेने लगते हैं। इस प्रकार प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव होता है। क्रमशः क्या डायनासोर एक विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? आपको बच्चों अपनी राय रखना है। क्या आप जानते हैं जैव विकास के सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादित करने का विवरण डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नेचुरल सिलेक्शन तथा वेलेस द्वारा लिखित पुस्तक डार्विनिज्म में मिलता है। ये पुस्तकें क्रमशः 1859 और 1889 में छपी थी। बच्चों, प्रजातिकरण के बारे में देखते हैं। अनुकूलन और प्रजातिकरण। जैसा कि हमने पढ़ा है कि फिंच पक्षी की विविधता खाद्य प्रसाधनों के अनुसार नजर आई थी और समय के अनुसार अलग अलग टापू उनका आवास बन गए।
इस तरह समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती है। क्या डायनासोर अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए जिससे वे विलुप्त हो गए? सोचकर बताएं कि कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। हमने पढ़ा है कि दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के फिंच की एक प्रजाति से गलापागोस के द्वीपों पर विविध प्रकार की प्रजाति के फिंच बने जो अलग अलग आवास में पनपने लगे थे। इतने विविध हो गए कि एक द्वीप से के फिंच अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार के जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने का प्रजातिकरण कहा जाता है। प्रजातिकरण कहा जाता है। प्रजातिकरण क्या कहा जाता है? विविध हो गए एक द्वीप से फिंच अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए, यानी कि एक ही प्रजाति के अलग अलग विकास हो जाने के कारण वे इतने विकसित हो गए कि इतने अलग हो गए कि वह प्रजनन करने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए, असक्षम हो गए, असमर्थ हो गए। इस प्रकार के जीवों में विविधता को हम प्रजातिकरण कहते हैं। प्रजातिकरण आखिर क्या है? डार्विन के समय से ही प्रजाति जीव के उस समूह को कहा जाता रहा जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। प्रजाति की इस परिभाषा को जैविक प्रजाति माना गया, पर डार्विन इस परिभाषा को लेकर चिंतित रहे क्योंकि उन्होंने कई ऐसे उदाहरण कछुआ, छिपकली आदि की प्रजाति से मिले जहां प्रजातियों के लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद इतने भिन्नता थी कि उन्हें एक नई प्रजाति मानना बेहतर होता। जैविक प्रजाति की परिभाषा युत वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हुई, पर यह ऐसे जीवों की प्रजातियों के बारे में कुछ भी नहीं सिद्ध कर पाई जिनकी पीढ़ी लैंगिक प्रजनन से नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन से बढ़ती हो, और जैसे जीवाणु, कुछ पौधे इत्यादि। किसी प्राकृतिक आपदा से या आवास और खाद्य संसाधन में बदलाव से अक्सर प्रजातिकरण होने की संभावना रहती है। विविधताएं कैसे उत्पन्न होती है और इसे अलग अलग किस्म या अलग अलग प्रजाति के जीव कैसे बनते होंगे, इस दिशा में भी डार्विन कई प्रयोग करते रहे। कुछ तो पौधों के साथ और कुछ जंतुओं के साथ, जैसे मिराबिलस, गुलबांस, कबूतर। विविधताओं के संसाधनों में डार्विन के ही समसामयिक ग्रेरर, जोहन मेंडल के अध्ययनों का उल्लेख योगदान रहा। इनके बारे में हम आनुवंशिकी अध्याय में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने इस अध्याय में मुख्य रूप से किस चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिली? जीवों का विकास, प्रजातिकरण, अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन, जीवाश्म, समृद्धि लक्षण और सजातीय लक्षण। हमने इस अध्याय में क्या सीखा? हमने यह सीखा कि जीवों की विकास के सिद्धांत के अनुसार समय के साथ प्रजातियों की आबादी में अंतर आता है। प्रकृति में नई प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती रहती है। हमने यह भी सीखा कि किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले कई प्रकार के प्रमाण तथा तथ्य जुटाना, उनकी निरंतर जांच करना और गहन अध्ययन करना जरूरी होता है। हमने यह भी जाना कि मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया कृत्रिम चयन कहलाता है। हम यह भी पाते हैं कि प्रकृति में निरंतर होने वाली चयन की प्रक्रिया, जिनमें भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप लक्षणों का चयन होता रहता है, और प्राकृतिक चयन जिसे हम कहते हैं। हम यह भी जान गए हैं कि किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहेंगे। अपने आवास में अनुकूलित जीवों को आबादी के साथ बढ़ती रहती है। हमने यह भी देखा है कि प्रजाति या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके जैविक प्रजाति माना गया है। और हमने यह भी सीखा कि विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसीलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। आइए देखते हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में आप दो अंतर लिखिए। डार्विन और वेलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है, इसका भी उत्तर बनाइए। जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं, आप इन्हें भी समझाइए। और जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका होती है, आप इसे भी बताइए। और आप चित्र को देख करके बताइए कि सजाती व समृद्धि लक्षण दर्शा रहा है, उससे अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बच्चों, यदि आप इतनी चीज़ों को एक बार पुनः ध्यान दीजिए, पढ़िए, समझिए। आप जानते हैं
कि जीवों का विकास क्रमशः हुआ है, यह एक बहुत गहरी अध्ययन है। आप संक्षिप्त में यह जान लीजिए कि कोई भी जीव या कोई प्रजाति का विकास एक झटके में नहीं होता, वह धीरे धीरे समय के साथ होते रहता है। इनमें से हमारे जो मुख्य वैज्ञानिक रहे हैं डार्विन ने जीवों के विकास पर बहुत अध्ययन किया और अध्ययन करने के पास इस दुनिया को एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के आधार पर जब हमारे वैज्ञानिक लोग इस सिद्धांत को आधार मान करके हमारे वैज्ञानिक जब उनके तथ्यों को और प्रमाणों को जुटाना प्रारंभ किया तो कोई आश्चर्यजनक घटनाओं से उनकी सामना हुआ। जैसे एक ही प्रजाति के अलग अलग जीव अलग अलग टापुओं पर या अलग अलग परिवेश में अलग अलग तरह के खाद्य श्रृंखला के बीच जब रहते हैं तो उनकी बनावट, उनकी लैंगिक प्रजनन क्षमता, उनकी आपस के सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, जिसे हम विविधता कहते हैं। और विविधता इतनी हो जाती है कि कई बार तो यह भी समझ नहीं आता कि यह उसी प्रजाति के जीव जगत है। मित्रों, आप जब ये देखते हैं कि जब एक प्रजाति अपने वंश को बढ़ाने के लिए जब उन्हें कोई अनुकूल आवास मिल जाता है, सुरक्षा मिल जाता है और उनका भोजन मिल जाता है, तो उनकी प्रजातियाँ, उनके वंशों में वृद्धि होने लगती हैं, क्योंकि आवास और सुरक्षा और खाद्य ये तीन मुख्य बेसिक चीज़ें हैं। यह तीन मिल जाने से उनकी प्रजातियाँ बढ़ने लगती है। पर मनुष्य जाति प्रकृति के इस सजातीय विविधता को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करने के पश्चात वह अपने कई तरह की कृत्रिम प्रजातियां उत्पन्न किए। इस कृत्रिम प्रजातियों से क्या हुआ, आज आप देखते हैं कि कई प्रकार के धान हैं, कई प्रकार के गेहूं हैं, फसलों में विविधताकरण है, कई प्रकार की सब्जियां हैं, तमाम तरह की चीज़ों को इसमें अध्ययन किया जाता है। तो कृत्रिम और प्राकृतिक प्रजातियों की इस तरह भिन्न अध्ययन को आप अपने पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से और अपने अड़ोस पड़ोस में, आप अपने घरों में इस अध्याय को आप समझिए। आपके घर में ही, आपके आंगन में, आपके बाड़ी में, आपके खेत में इसके कितने ज़्यादा प्रमाण हैं और कितनी भिन्नताएं हैं, कितनी आपस में उसका सम्मिलन है। जैसे चूहे और बिल्लियाँ हमारे मनुष्यों के आवास में रह करके अपने वंशों की वृद्धि करते रहते हैं, क्योंकि उनको आवास मिलता है, सुरक्षा मिलता है और खाद्य मिल जाता है। उसी तरह से हमारे जो खेती कार्य में आने वाले जितने भी हमारे फसलें हैं वे हमेशा जीवित रहते हैं, क्योंकि हम निरंतर उसका उत्पादन और वृद्धि करते हैं। लेकिन जो फसलें जिनको हमारे जीवन से निकल गया है वे धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। वैसे कई तरह से पक्षियां हैं, कई पशुएं हैं, कई हमारे पुष्पलताएँ हैं, वह समय के साथ विलुप्त होते चले जा रहे हैं। उनको बचाने के लिए उनकी किस्मों को, उनकी प्रजातियों में संकरण विधि से हमें नई प्रजातियों का निष्पादन करना होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से आवासीय अनुकूलन हमारे इस प्रजातियों के लिए बड़ा महत्व होता है, जो समय के साथ विलुप्त हो जाते हैं। तो विलुप्त हुए के अवशेष यदि मिल जाता है तो उसे हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म पत्थरों के रूप में होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि एक ऐसा मछली था जो डायनासोर की तरह था, उसे जीवित जीवाश्म कहा गया। बाद में उसको इस प्रजाति का विकास के रूप में उसको ले लिया गया। तो बच्चों, आप इसमें जो सार संक्षिप्त आपने जाना, अपने पाठ्य पुस्तक से एक बार पुनः पढ़िए। दोबारा पढ़ते ही आप इसके मूल चीज़ों को आप समझ जाएंगे। फिर हम अगले अध्याय में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।